1943 में भारत खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक था, जिसमें बंगाल के अकाल ने पूर्वी भारत में लगभग 4 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। 1947 में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 1967 तक कृषि क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जनसंख्या वृद्धि ने खाद्य उत्पादन को पीछे छोड़ दिया, जिससे तत्काल और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता हुई, जिससे हरित क्रांति का उदय हुआ। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि उच्च उपज वाले बीज किस्मों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों जैसी आधुनिक तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में बदल गई। इसे भारत सरकार और फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं की क्रांति है, जिसमें 1967-68 और 2003-4 के बीच गेहूं का उत्पादन 3 गुना से अधिक बढ़ गया, जबकि कुल अनाज उत्पादन केवल 2 गुना हुआ। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था, जिन्हें व्यापक रूप से हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। 1970 में बोरलॉग को फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से स्वामीनाथन ने किया था। हरित क्रांति का परिणाम खाद्यान्नों, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि थी। यह परिवर्तन विकासशील देशों में 20वीं सदी के मध्य में नई उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों के उपयोग के कारण शुरू हुआ। हरित क्रांति की शुरुआती सफलताएं मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गईं। 1967 से 68 और 1970 से 78 के बीच हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से दुनिया के अग्रणी कृषि देशों में से एक में बदल दिया। हरित क्रांति के बारे में जानने के लिए हमें काफी समय पहले जाना होगा, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और विजय प्राप्त अमेरिकी सेना उस वक्त जापान में थी। साथ ही कृषि अनुसंधान सेवा के सैलमन भी थे। जापान के हालात देखते हुए यह विचार होने लगा था कि जापान का पुनर्निर्माण कैसे किया जाए। सैलमन का विचार कृषि उपज पर था। उन्हें नोरिन नामक गेहूं की एक ऐसी किस्म मिली जिसमें दाना काफी बड़ा होता था। सैलमन ने इसके और बेहतर परिणाम के लिए इसे शोध हेतु अमेरिका भेजा। 13 वर्ष तक के प्रयोगों के उपरांत वर्ष 1959 में गेंस नाम की किस्म तैयार हुई। इसके बाद नॉर्मन बोरलॉग ने इसका मैक्सिको की सबसे अच्छी किस्म के साथ संकरण कर एक नई किस्म का निर्माण किया, जिसके उपरांत हरित क्रांति का आरंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति का आरंभ सन 1966 से 67 के मध्य हुआ। इस हरित क्रांति का पूरा श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को समर्पित है, परंतु भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा गया है। भारत के कृषि एवं खाद्य मंत्री बाबू जगजीवन राम हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर हरित क्रांति का सफल संचालन किया, जिसका भविष्य में संतोषजनक प्रभाव भी देखने को मिला। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के ऐसे सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज कर संकर तथा बौने बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में हरित क्रांति कृषि में होने वाली उस विकासशील विधि का नतीजा है जो कि 1960 के दशक में परंपरागत कृषि को और आधुनिक कर तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप जानी गई। उस समय यह तकनीक कृषि के क्षेत्र में तत्परता से आई। इस तकनीक का इतनी तेजी से विकास हुआ कि इसने थोड़े ही समय में कृषि के क्षेत्र में इतने आश्चर्यजनक परिणाम दिए कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति का नाम दे दिया। इसे हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई क्योंकि इसने फलस्वरूप भारतीय कृषि को निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर पहुंचाया। हरित क्रांति के चलते ही भारत के कृषि क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई
तथा कृषि में हुए गुणात्मक सुधार के चलते देश में कृषि का उत्पादन बढ़ा है। देश के खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता देखने को मिली है। व्यावसायिक कृषि की भी उन्नति हुई है। क्षेत्र जीवियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं और कृषि गहनता में भी वृद्धि हुई है। देश में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरे आदि की फसलों में प्रति हेक्टेयर व कुल उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है। कृषि में हुई उपलब्धियों में तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन तथा उत्पादन में हुई वृद्धि के लिए हरित क्रांति को अनुगामी रूप में देखा जाता है। इसके माध्यम से भारत में भी कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार करने हेतु बहुत से क्षेत्रों में कार्य किया गया, जिसके बाद अच्छे और चौंकाने वाले परिणाम भी देखने को मिले। देश में नई कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों की उपयोग की मात्रा को तेजी से बढ़ा दिया गया। वर्ष 1960 से 61 में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम होता था, जो कि वर्ष 2008 से 9 में कई गुना बढ़कर 128.6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी तरह रासायनिक खादों की कुल खपत 1960 से 61 में 2.92 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2008 से 9 में 249.9 लाख टन हो गई है। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का अधिक उपयोग होने लगा है तथा बीजों की नई नई किस्मों की खोज भी हुई है। अभी तक अधिक उपज देने वाली फसलें गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार ही है, लेकिन गेहूं में सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिली है। वर्ष 2008-2009 में 1 लाख क्विंटल प्रजनक बीज तथा 9.69 लाख क्विंटल आधार बीजों का उत्पादन हुआ तथा 190 लाख प्रमाणित बीज वितरित किए गए। नई विकास नीति के अनुसार देश में सिंचाई तकनीक का भी तेजी से विस्तार हुआ है। जहां वर्ष 1951 में देश की कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, वहीं 2008-2009 में बढ़कर 1073 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसके साथ पौध संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिसके उपरांत खरपतवार व कीटों का नाश करने के लिए दवा का छिड़काव किया जाने लगा है और साथ ही टिड्डी दलों से बचाव करने का भी नियंत्रण प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में समेकित कृषि प्रबंध के अंतर्गत परिस्थिति अनुकूल कृषि नियंत्रण का कार्य भी लागू किया गया। बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल का उत्पादन करना है। सरल शब्दों में बोले तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को खराब किए बिना भूमि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करना ही बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। लगभग 36 लाख हेक्टेयर भूमि में वर्ष 1966 में बहुफसली कार्यक्रम लागू किया गया था, जो कि वर्तमान समय में भारत की 71% संचित भूमि पर कार्यक्रम लागू है। हरित क्रांति एवं नई कृषि के विकास में आधुनिक कृषि उपकरणों का बहुत अधिक योगदान रहा है। देश के कृषकों में व्यवसाय की सहायता बढ़ाने, साहसी क्षमता को विकसित करने के लिए देश में कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। इस योजना में कृषकों को पहले तकनीकी का अभ्यास कराया जाता था, फिर उन्हें सेवा केंद्रों को स्थापित करने के लिए कहा जाता था। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सहायता दी गई। देश में अब तक लगभग 1314 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए। इसके अलावा देश में सरकारी नीति के अनुसार तकरीबन 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना हुई है। कृषि उपकरण व मशीनरी की आपूर्ति तथा उपज प्रौद्योगिकी एवं भंडारण का प्रलोभन भी इन्हीं निगमों का कार्य है। हरित क्रांति की उन्नति अधिक उपज देने वाले किस्म व उत्तम वर्ग के बीजों पर निर्भर करती है। देश में इसके लिए लगभग 400 कृषि फॉर्मों की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुई थी। इस निगम का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का विपणन, प्रसंस्करण एवं स्टोरेज करना है। राष्ट्रीय बीज परियोजना का आरंभ विश्व बैंक की सहायता से हुई, जिसके अंतर्गत कई बीज निगमों की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ एक शीर्ष विपणन संस्था है, जो कि प्रबंधन, विपणन एवं कृषि संबंधित चुनिंदा वस्तुओं के आयात, निर्यात का कार्य भी करता है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि
एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना भी कृषि वित्त के कार्य हेतु की गई। कृषि के लिए खाद्य निगम, उर्वरक साख गारंटी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की भी स्थापना हुई और मृदा परीक्षण के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरक क्षमता का पता कर कृषकों को उनके अनुरूप रासायनिक खादों व बीजों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। वर्तमान समय में प्रति वर्ष लगभग 7 लाख नमूनों का परीक्षण इन सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ऐसी ही कुछ रनिंग प्रयोगशालाएं भी स्थापित है, जिनका कार्य गांव जाकर मिट्टी का परीक्षण कर किसानों को सलाह देना है। इसके साथ ही कृषि योग्य भूमि को विनाश से रोकने तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल कर कृषि योग्य बनाना, यह संरक्षण सुविधा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में तेजी से लागू किया जा चुका है। सरकार द्वारा कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसके बाद कृषि से संबंधित उच्च शिक्षा के लिए 4 कृषि विश्वविद्यालय, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और इंफोल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 53 केंद्रीय संस्थान, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, 12 परियोजन निर्देशालय, 64 अखिल भारतीय अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लागू किए गए। साथ ही देश में 527 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो कि कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न क्रांति से प्राप्त हुए हैं। अन्य फसलों जैसे मोटे अनाज, दालें और तिलहन को क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया था। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे फॉस्फेमिडोन, मेथोमाइल, फोरेट, ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणाम स्वरूप कैंसर, गुर्दे की विफलता, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर स्वास्थ्य बीमारियां हुईं। हरित क्रांति के अंतर्गत आने वाली मुख्य फसलों में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं और चावल जैसी फसलें शामिल हैं। गैर खाद्यान्न अनाज को नई रणनीति से बाहर रखा गया है। सभी फसलों में गेहूं फसल की मांग सबसे अधिक है। हरित क्रांति की कृषोन्नति योजना में तकरीबन 11 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि संबद्ध क्षेत्रों का वैज्ञानिक एवं समग्र रूप से विकास करना है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। कृषि उत्पादन, उत्पादकता, उत्पादन का बुनियादी ढांचा, उत्पादन में कम लागत लगाकर उपज पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करना, ताकि कृषि संबद्ध में वृद्धि कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके। वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को मदद देने के लिए हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत की गई। भारत में वर्ष 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और पहले वर्ष में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 24 लाख हेक्टेयर की भूमि में ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों का उपयोग किया गया। सफल नतीजों के देखने के बाद वर्ष 1970 में तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इन बीजों के माध्यम से खेती की जाने लगी। 1900 से 1947 के बीच भारत की कृषि विकास दर 0% रही थी। अंग्रेजों ने इस सोने की चिड़िया को दाने दाने का मोहताज बना दिया। एक मौका ऐसा भी आया जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे और चर्चिल कह रहा था, बच्चे कम पैदा करो। जो अनाज भूखे बच्चों के होंठों में जाना था, उसे जंग की भट्टी में झोंक दिया गया। लाखों लोग मारे गए। इसलिए आजादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा, बाकी सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है, कृषि के लिए नहीं। भूखे लोग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते थे, इसलिए कृषि पर जोर दिया गया। जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों को मालिकाना हक दिया गया। डैम बनाए गए, लेकिन यह काफी नहीं था। 1951 में भारत की आबादी 35 करोड़ से ऊपर थी, जिनके लिए सिर्फ सीमित खाद्यान्न पैदा होता था। अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर करती थी। मानसून फेल तो खेती बर्बाद। खेती की 10% जमीन पर ही सिंचाई के साधन थे। उर्वरकों का इस्तेमाल भी काफी लिमिटेड हुआ करता था। लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते थे, जिनसे उपज कम होती थी।
शुरुआत में सीमित जनसंख्या थी, सो काम चल गया, लेकिन आगे जनसंख्या बढ़ने वाली थी, इसलिए सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया। इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया गया, नई मशीनें लाई गईं, उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। इस कवायद का असर भी दिखा। आजादी के बाद पहले कुछ सालों में कृषि विकास दर 3% से ऊपर रही, लेकिन फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं। सरकार इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर देना चाहती थी, जिसके चलते कृषि पीछे छूटने लगी। खाद्यान्न की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक रास्ता अपनाया। उसने गेहूं आयात करने की ठान ली। हालांकि भारत के पास डॉलर की कमी थी, जो था उससे हेवी इंडस्ट्रीज लगनी थी, इसलिए तब भारत के काम आया अमेरिका। वहां 1954 में एक कानून पास हुआ, PL 480। इस कानून के तहत अमेरिका ने भारत तक सस्ता गेहूं भेजना शुरू किया। PL 480 से कुछ हद तक मदद मिली, लेकिन फिर जल्द ही ये आयात किया हुआ अनाज भारत के लिए मुसीबत बन गया। भारत अपनी जरूरत का लगभग 20% आयात करता था, बाकी जरूरत खेती से पूरी होती थी। इस खेती को बड़ा झटका लगा जब 1957-58 में भारत में मानसून फेल हो गया, जिसके चलते घरेलू उपज और कम हो गई। गेहूं चूंकि बाहर से इंपोर्ट होता था, इसलिए किसानों ने भी गेहूं की खेती कम कर दी। 1961 में जारी हुई UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों में भारत में भूखमरी शुरू हो जाएगी। उधर कुछ साल बाद अमेरिका भी अपने रंग दिखाने लग गया था। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने धमकी दे डाली कि भारत अगर फूड प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी कृषि को सुधारने के बजाय रक्षा खरीद में करेगा तो हम अनाज नहीं देंगे। यूं ही अमेरिका तब भारत को भिखारी समझता था। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ऐसे कार्टून छापते थे जिनमें भारत हाथ में कटोरा लिए खड़ा दिखाई देता था, जबकि असलियत ये थी कि PL 480 प्रोग्राम अमेरिका की दरियादिली नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल का नमूना था। दरअसल इस प्रोग्राम के पीछे अमेरिका के कई निजी हित छिपे हुए थे। वो भारत को सोवियत प्रभाव से दूर रखना चाहता था। दूसरा, 1950 तक उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा खाद्यान्न का भंडार इकट्ठा हो गया था। उसे निपटाने के लिए उन्होंने PL 480 प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका भारत को गेहूं बेचता और बदले में रुपए ले लेता। अब यहां इनकी चालूपंती देखिए। ये रुपया चूंकि भारत में ही इन्वेस्ट किया जा सकता था, इसलिए अमेरिका ने शर्त रख दी कि भारत को पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना होगा। ये फर्टिलाइजर अमेरिका और यूरोप में बनता था, लिहाजा अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों की चांदी हो गई। एक और कमाल की बात, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उन फैक्ट्रियों में तैयार हो रहा था जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केमिकल हथियार बनाए जाते थे। युद्ध के बाद फैक्ट्रियां खाली हो गईं, सो इन देशों ने पुराने माल से पेस्टिसाइड बनाना शुरू कर दिया। कुल जमा सच्चाई ये थी कि यूरोप और अमेरिका विश्व युद्ध का बचा हुआ माल बाकी दुनिया को चिपका रहे थे। यानी PL 480 प्रोग्राम में अमेरिका के दोनों हाथ कढ़ाई में थे, बस एक सिर कढ़ाई में जाना बाकी था। लिहाजा अमेरिका ने एक और घटिया हरकत की। प्रोग्राम के तहत जो गेहूं भारत भेजा जाता था, अमेरिकी उसे सुअरों को खिलाने लायक भी नहीं समझते थे। गेहूं के अलावा हमें चावल की भी जरूरत थी, लेकिन चावल नहीं दिया जाता था। इस अमेरिकी निर्भरता को रोकने के लिए भारत ने अपने कृषि प्रोग्राम पर ध्यान देना शुरू किया। जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार में कृषि मंत्री थे C. सुब्रमण्यम। उन्होंने MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर एक नए कृषि प्रोग्राम की नींव रखी। स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे। तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा तो स्वामीनाथन ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और कृषि से जुड़े शोध कार्य में जुट गए।
स्वामीनाथन जब कृषि की समस्या का हल ढूंढ रहे थे, उसी समय भारत से मीलों दूर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हरित क्रांति भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके हीरो एम.एस. स्वामीनाथन और सी. सुब्रमण्यम जैसे लोग हैं। और भी कई लोगों ने इस क्रांति में योगदान दिया था। आखिरी सवाल ये कि क्या हरित क्रांति से भारत को सिर्फ फायदा ही फायदा हुआ? जवाब है नहीं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत की स्थानीय फसलों की किस्मों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ एक किस्म की खेती के चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी खेती गेहूं और धान पर निर्भर हो गई। धान जैसी फसलों के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जिससे इन इलाकों के पानी का जमीनी स्तर कम होता गया और आने वाले वक्त में ये एक बड़े जल संकट को जन्म दे सकता है। एक नुकसान ये भी हुआ कि खेती की जमीन कम उर्वर होती गई, जिसके कारण हर साल खनिज उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल की जरूरत बढ़ती गई। इससे सरकारों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ा। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हरित क्रांति ने देश का भला तो किया, लेकिन किसानों की हालत बेहतर नहीं हुई, खासकर छोटी जोत के किसान जो एक से ज्यादा प्रकार की फसलें उगाया करते थे। खेती के इन तरीकों ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, जिसका अंत में खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ता रहा है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में कृषि के तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है। ये एक तरीके की हरित क्रांति 2.0 होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।